स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाला है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बारे में। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिए। आप जो है कक्षा 9वीं में हो चाहे 10वीं में, ये जो चीज़ है वो आपको अच्छे से याद रखनी है। तो चलिए ये जो है दोनों कक्षाओं के लिए नहीं बल्कि आपके लिए बहुत ही क्या है ज़रूरी है कि हिमालय पर्वत है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पृथ्वी के किसी भी भूभाग की धरातली बनावट और स्थलाकृतियों के बनने में पृथ्वी की दो प्रमुख शक्तियों की भूमिका होती है। तो जो कुछ भी हमारे पृथ्वी में भूभाग में जो भी धरातली बनावट बनती है, जो भी स्थलाकृतियाँ बनती है, तो उसके बनने में जो है पृथ्वी की दो प्रमुख शक्तियों का जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और उनमें से पहला है अंतर्जनित और बहिर्जनित शक्तियाँ। अब आप सोच रहे होंगे कि अंतर्जनित और बहिर्जनित शक्तियाँ क्या होती है। तो चलिए पढ़ते हैं कि अंतर्जनित और बाहरजनित शक्तियाँ क्या होती है। तो पहले नंबर पर आता है अंतर्जनित शक्तियाँ। तो ये शक्तियाँ कैसी होती है कि जब जो है भूकंप और ज्वालामुखी पृथ्वी के भीतर चलने वाली अंतर्जनित शक्तियों के परिणाम होते हैं, जो धरातल पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। तो ये जो अंतर्जनित शक्तियाँ होती है वो कैसी शक्तियाँ होती है कि जब जो है पृथ्वी पर ज्वालामुखी भूकंप इत्यादि आता है, तो ये जो है चीज़ें हैं वो ज़मीन के पृथ्वी के अंदर से आती है। तो इसी कारण से इसको क्या बोला जाता है, अंतर्जनित। अंतर्जनित से अंदर और बहिर्जनित यानी कि बाहर। तो भूकंप ज्वालामुखी ये जब चीज़ें आती है तो अनेक प्रकार की पृथ्वी के बाहर अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का आप जो है निर्माण कर देती है, आप जो है देखे होंगे। तो ये जो परिणाम है वो किसके कारण होता है, अंतर्जनित शक्तियों के कारण, अंतर्जनित बल के कारण। अब आता है सेकंड नंबर पर बहिर्जनित शक्तियाँ। तो धरातल पर वायु, बर्फ, हिम, जल तथा तापमान की क्रियाएं जो है सतत क्रियाशील है। धरातल पर यानी कि हमारे पृथ्वी पर जो है हमेशा हवा चलता रहता है, बारिश होती रहती है, हिम बर्फ जो है बर्फ वगैरह गिरता रहता है, जल और तापमान में जो है घटता बढ़ता रहता है। तो ये सभी क्रियाएं जो है धरातल स्थलाकृतियों का निर्माण जो है कर देती है, या फिर उनमें क्या कर देती है, परिवर्तन ला देती है। तो इन्हीं को बोला जाता है बहिर्जनित बल। जो बाहर से होता है उसको बोला जाता है बहिर्जनित बल, और जो अंदर से होता है उसको बोला जाता है अंतर्जनित बल, लाइक भूकंप और ज्वालामुखी। चलिए आते हैं आगे। तो क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का बाहरी आवरण पटल, जिसे स्थल मंडल कहते हैं, विभिन्न शैल खंडों से बना है और इनको क्या बोला जाता है, प्लेट बोला जाता है। तो जो हमारा पृथ्वी का जो बाहरी आवरण है उस वो जो है किससे बना हुआ है, पटल, और इसी को क्या बोला जाता है, स्थल मंडल इसको कहा जाता है। और ये जो स्थल मंडल है वो विभिन्न शैल खंडों से बना हुआ है और इसको क्या बोलते हैं, हम प्लेट जो है बोलते हैं, प्लेट इसको कहा जाता है। पृथ्वी की धरातल 6 प्रमुख प्लेटों और कई छोटी छोटी प्लेटों से मिलकर के बना हुआ है। प्रमुख प्लेट कितने हैं, 6 हैं, लेकिन इनके अलावा और कई छोटी छोटी प्लेट हमको देखने को मिलता है, कई छोटी छोटी प्लेटें भी होती है। और इनमें से एक प्रमुख प्लेट है हमारा भारतीय प्लेट। इन 6 प्रमुख प्लेटों में से एक ऐसा प्लेट है जिसको हम जो है भारतीय प्लेट कहते हैं। और ये जो प्लेट है वो भूगर्भीय बल के कारण सरकती रहती है यानी कि गतिशील है। तो ये जो इंडियन प्लेट है, ये जो भारतीय प्लेट है, वो जो है क्या कर रही है, गति कर रही है, धीरे धीरे ये जो है खिसक रही है, सरक रही है। तो सामान्य इनकी गति का हमें पता नहीं चलता, क्योंकि सरकने की जो प्रक्रिया है इतनी मंद होती है कि हम केवल इसकी कल्पना ही कर सकते हैं, न कि अपने जीवन में इसे देख सकते हैं। ये एक वर्ष में कुछ ही सेंटीमीटर खिसकती है। तो सोच सकते हैं बहुत बहुत कम जो है, ये जो है धीरे 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 करके बहुत ही मंद गति से ये जो है क्या हो रहा है, सरक रहा है। ना ही हम इसको देख सकते हैं, सिर्फ इसकी क्या कर सकते हैं, कल्पना ही कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है कि ये जो है एक वर्ष में कुछ ही सेंटीमीटर ये जो है खिसकती है अपने जगह से। तो चित्र में देख सकते हैं हिमालय पर्वत की चोटी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं जो है आपको ये सभी चीज़ें क्यों पढ़ा रहा हूँ। तो जब तक आप इन चीज़ों को नहीं पढ़ोगे तब तक आगे की बातों को नहीं समझ सकते। अब आता है इसका इम्पोर्टेंट पार्ट, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। करोड़ों वर्ष पहले भारतीय प्लेट भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित थी। तो ये जो बहुत पुराने समय में ये जो हमारा भारतीय प्लेट था, हमारा जो इंडियन प्लेट था, वो कहाँ था, भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित था। और यह आकार में काफ़ी क्या था, विशाल था। ये जो हमारा भारतीय प्लेट था वो बहुत क्या था, विशाल था, बहुत ही बड़ा था। और ऑस्ट्रियन प्लेट
इसी का हिस्सा थी, और इसी का हिस्सा क्या थी, ऑस्ट्रियन प्लेट थी। लेकिन यह प्लेट कई हिस्सों में टूट गई। तो ये जो ऑस्ट्रियन प्लेट थी वो जो है अनेक प्रकार के हिस्सों में, कई हिस्सों में ये जो है टूट जाती है, अलग हो जाती है। अब ऑस्ट्रियन प्लेट जो है दक्षिण पूर्व तथा इंडियन प्लेट जो है उत्तर दिशा में खिसकने लगी। यहाँ पर आपको समझना है, हमारा जो भारतीय प्लेट था वो कहाँ था, भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित था। अब इसी का एक हिस्सा क्या था, ऑस्ट्रियन प्लेट। और ये जो प्लेट था वो कैसा था, काफ़ी विशाल था। लेकिन क्या होता है कि ये जो ऑस्ट्रियन प्लेट था वो कई हिस्सों में जो है टूटना प्रारंभ हो जाता है, कई हिस्सों में ये जो है टूट जाती है। तो अब क्या होता है कि ये जो ऑस्ट्रियन प्लेट है वो दक्षिण पूर्व में खिसकने चालू हो जाता है, और जो इंडियन प्लेट है, जो भारतीय प्लेट है, वो जो है उत्तर दिशा में खिसकना चालू कर देता है। और ये जो प्लेट है वो उत्तर दिशा में स्थित यूरोपीय प्लेट से जा कर के टकरा जाती है। तो ये जो प्लेट है, ऑस्ट्रियन प्लेट दक्षिण पूर्व में खिसकना चालू कर देता है, इंडियन प्लेट, भारतीय प्लेट उत्तर दिशा में, और जा कर के कहाँ से, उत्तर दिशा में स्थित यूरोपीय प्लेट से जो है जा कर के टकरा जाती है। अब इन दोनों प्लेटों के बीच एक बहुत बड़ा क्या था, सागर था, जिसे टेथिस सागर कहा जाता है। अब जो है इन दोनों प्लेटों के बीच क्या था, एक सागर था। अब इसको क्या बोला जाता था, टेथिस सागर इसको कहा जाता है। अब टेथिस सागर के दोनों प्लेटों पर बहने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव काफ़ी समय से हो रहा था। सागर में जमा हो रहे अवसाद अत्यधिक दबाव के कारण धीरे धीरे ऊपर उठने लगे, और इस तरह 5 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। अब आपको बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूँ। ये आपका हो गया पहले नंबर का प्लेट। यहाँ पर मान लो सागर है, ये हो गया आपका सागर। इधर हो गया आपका दूसरे नंबर का प्लेट। अब ये जो प्लेट है इधर सरकने लगी, ये प्लेट जो है इधर सरकने लगी। अब बीच में क्या था, आपका सागर था, टेथिस सागर। और इस सागर में क्या था, बहुत अधिक मात्रा में अवसादों का जमाव किया गया था नदियों के द्वारा। काफ़ी समय से जो है नदियाँ इसमें जो है ला ला कर जो है अवसादों का जमाव जो है कर रही थी, अपने साथ जो है पूरा अवसाद इसमें जमा हो चुका था। अब क्या होता है कि जब जो है ये दोनों प्लेट एक दूसरे के जो है नज़दीक आती है, ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, बीच में क्या था, सागर था। तो इसमें जो मलबा भरा हुआ था, जो अवसाद भरा हुआ था, इन दोनों प्लेटों के दबाव के कारण जो है ऊपर उठने लगा, और इसी के कारण से जो है ये जो है हिमालय पर्वत का जो रूप है वो लेने लगता है। और इस प्रकार से इस पर्वत की, हिमालय पर्वत की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो ये था कारण। आई होप आप जो है समझ चुके होंगे। चलिए इसको जो है एक और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ये हो गया एक प्रकार का जो है चटाई बोल सकते हैं। अब इसका जो एक सिरा है वो आपका भाई पकड़ेगा, दूसरा सिरा आप पकड़ लोगे, या भाई हो बहन हो कोई भी पकड़ लो। अब क्या है कि एक सिरे को इधर से और एक सिरा इधर, दोनों जो है सिरों को पकड़ के पास आते जाओगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से ये हुआ कि ये आपका हो गया पहले नंबर का प्लेट, ये हो गया दूसरे नंबर का प्लेट, और यहाँ पर क्या था, सागर था। तो इनमें भरा हुआ था बहुत मात्रा में अवसाद, नदियों के द्वारा लाया गया। तो ये जो है ऊपर उठने लगती है, ऊपर उठने लगती है। जैसे कि हमने किसका, चटाई वाला जो उदाहरण देखा, ठीक इसी प्रकार से आपको बस ये जो चटाई वाला उदाहरण है वो याद रखना है, आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो इस प्रकार से हुई हिमालय पर्वत की जो है उत्पत्ति। तो 5 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले हिमालय पर्वत की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। इसलिए कहा जाता है कि हिमालय पर्वतमाला सबसे नवीन है। तो जो हिमालय पर्वतमाला है वो सबसे क्या है, नवीन है, सबसे नया है। जबकि जो अरावली पर्वत जो श्रृंखला है वो सबसे प्राचीन है, पुराना है। आज जिस स्थान पर हिमालय खड़ा है वहाँ करोड़ों साल पहले जो है क्या था, सागर की लहरें उठती थी। और इस तथ्य का प्रमाण यह है कि हिमालय के कुछ चट्टानों में समुद्री जीवों के जीवाश्म मिलते हैं। इंडियन प्लेट का खिसकना जो है आज भी जारी है। हमने क्या पढ़ा कि आज जहाँ पर जो है हिमालय पर्वत खड़ा है वहाँ पर क्या था, सागर था। और इसका जो पता है वो कैसे चला कि जो हिमालय पर्वत के कई चट्टानों में क्या मिला है हमको, समुद्री जीवों के जीवाश्म जो है
मिले हैं, जिससे हमको पता चल गया कि आज जहाँ पर हिमालय पर्वत स्थित है वहाँ पहले क्या था, सागर था, और इस सागर का क्या नाम था, टेथिस सागर। तो ये बात है। आई होप आप जो है इतने तक समझ चुके होंगे। तो ये था हमारा मेन पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इंडियन प्लेट का जो खिसकना है। हमारा जो भारतीय प्लेट है वो आज भी धीरे धीरे खिसक रहा है। ये एक वर्ष में कुछ ही सेंटीमीटर खिसकता है। हिमालय पर्वतमाला में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो हिमालय पर्वतमाला के समानांतर जो है अन्य पर्वत श्रृंखलाएं भी हमको देखने को मिल जाती है। इनमें पार हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक प्रमुख श्रेणियां हैं। तो ये इनकी समानांतर श्रेणियां हैं, जो कि कौन कौन सी है, पार हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक प्रमुख श्रेणियां हैं। जास्कर, लद्दाख, कराकोरम पर्वत श्रृंखला पार हिमालय या ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो है आते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है, ये जितना भी दिया गया है वो क्या है, हिमालय पर्वतमाला की जो समांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पश्चिम से पूर्व तक फैली वृहद हिमालय या हिमाद्री ने श्रेणी नेपाल में अपनी अधिकतम ऊंचाई के तक पहुंचती है, जहां विश्व की 14 सबसे ऊंची चोटियों में नौ स्थित है। तो ये जो श्रृंखलाएं हैं पश्चिम से पूर्व तक जो है फैली हुई है। और जो वृहद हिमालय है, वृहद मतलब बड़ा जो हिमालय है या हिमाद्री श्रेणी इसी को बोला जाता है, ये जो है नेपाल में अपनी बहुत अधिक ऊंचाई के लिए जो है प्रसिद्ध है, पहुंचती है। और यहाँ पर विश्व की 14 प्रमुख क्या है, सबसे ऊंची चोटियों में से 9 सबसे ऊंची चोटी इसी के पास जो है स्थित है, वृहद हिमालय के अंतर्गत। और इनमें से प्रत्येक की ऊंचाई कितनी है, 7,900 मीटर है। तो बहुत ऊंचाई है इन पर्वत श्रृंखलाओं की। और इनमें धौलागिरी, चोयू, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा प्रमुख है। तो इनमें जो है 9 जो स्थित जो चोटियां हैं उन्हीं के यहाँ पर बताया गया है। और इनमें जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई क्या है, 8,848 मीटर ये जो है ऊंचा है। आंतरिक या मध्य हिमालय हिमालय भी कहलाता है, यानी कि जो मध्य का जो हिमालय है उसे हिमाचल भी कहा जाता है, हिमाचल कहा जाता है। और यह हिमालय पर्वत का श्रृंखला का मध्यवर्ती भाग है। तो ये जो हिमाचल है वो क्या है, हिमालय पर्वत का मध्य भाग है, बीच वाला भाग है। और यह श्रृंखला उत्तरी पाकिस्तान, उत्तर भारत, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश तक क्या है, विस्तृत है। तो जो हिमालय पर्वत का जो मध्य वाला भाग है कहाँ कहाँ फैला हुआ है, उत्तरी पाकिस्तान में, उत्तर भारत में, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश तक इसका जो है विस्तार हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 3,700 से लेकर के 4,500 मीटर तक इसकी ऊंचाई है मध्य हिमालय की। मतलब हम बोल सकते हैं कि हिमालय जो है अनेक भागों में बटा हुआ है, जैसे कि वृहद हिमालय हो गया, मध्य हिमालय हो गया, शिवालिक हो गया। तो इस प्रकार से जो है बटा हुआ है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब क्या है कि शिवालिक हिमालय की सबसे क्या है, निम्न भूभाग है। मतलब जो शिवालिक है वो जो है सबसे निम्न भूभाग है, सबसे नीचे वाला जो पर्वत श्रृंखला है। और शिवालिक का दक्षिणी हिस्सा मैदान की और तीव्र ढलान वाला है। तो जो शिवालिक जो श्रृंखला है उसका जो दक्षिणी हिस्सा है एकदम क्या वाला है, ढलान वाला है, ढलान ऐसे उतारू वाला भाग है। और इसके उत्तर की ओर समतल भूमि वाली घाटी या बेसिन है, जिसको दून कहा जाता है। और यदि हम उत्तर दिशा की बात करें तो एक समतल भूमि है, और इसको भूमि को क्या बोला जाता है, दून कहा जाता है। और जो देहरादून शहर है वो इसी घाटी के बसा हुआ है, इसी घाटी पर बसा हुआ क्या है, शहर है। हिमाद्री और क्या बोला गया है, पिंपरंजाल के बीच स्थित खूबसूरत घाटी क्या है, कश्मीर है। कश्मीर घाटी नाम सुने ही होंगे। तो यह एक अंतर पर्वतीय घाटी है। तो ये जो है दो जो घाटी है, दो पर जो पर्वत श्रृंखला है उसी के बीच ये जो है बसा हुआ है। और क्या बोला गया है कि इस घाटी से होकर सर्पाकार झेलम नदी जम्मू और कश्मीर के विशाल मीठे पानी की उलर झील से होकर के बहती है। तो इसी घाटी से होकर के जो है जो झेलम नदी है और जो जम्मू कश्मीर का जो मीठे पानी का जो झील है, उलर झील, वहाँ से होकर के जो है बहती है। अब आता है कि हम जानते हैं कि उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला का भारतीय उपमहाद्वीप के पर्यावरण और मानव जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यदि ये हिमालय पर्वत नहीं होता तो पूरा जो भारत है वो एक सूखी भूमि होती, पूरी बंजर ज़मीन होती। और इसी के कारण से ये जो वर्षा है वो होती है हिमालय पर्वत के कारण।
तो ये जो है भारत के पर्यावरण और मानव जीवन पर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है हमारा हिमालय पर्वत। हिमालय कई प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है। तो जो हिमालय पर्वत है वहाँ से अनेक नदियों का क्या हुआ है, उद्गम हुआ है। अनेक प्रकार की जो नदियाँ हैं वो वहाँ से निकली हुई है। इनमें हो गया गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु सबसे बड़ी नदियाँ हैं। और इनमें जो मुख्य है वो है गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। तो यहाँ से हिमालय पर्वत से जो है निकली हुई है। तीस्ता व मानस ब्रह्मपुत्र तंत्र की नदियाँ हैं। जो तीस्ता व मानस है वो ब्रह्मपुत्र तंत्र की, यानी कि उसी तंत्र की जो है नदियाँ हैं। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और जो सतलज सिंधु तंत्र की, और जो यमुना, काली, कर्णाली, गंडक, राप्ती, गोमती ये जो है गंगा तंत्र की नदियाँ हैं। तो इसको जो है आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आपको जो है स्कूल में अलग नाम से बुलाते हैं, घर में आपको अलग नाम से बुलाते हैं, गोलू, छोटू जो भी हो गया। तो ठीक है, उसी प्रकार से ये जो है उनकी सहायक नदियों के ही नाम है, सहायक उनकी सहायता करती है। तो उत्तर भारत में बहती समस्त नदियाँ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदान का क्या करती है, निर्माण करती है। तो जब ये जो नदियाँ हैं वो बहती है तो उसके साथ साथ ये जो है बहुत बड़े विशाल मैदान का क्या करती है, निर्माण करती है। और ये सतत बहने वाली नदियाँ सघन आबादी वाले मैदानी क्षेत्रों में जीवन धारा है। जब तक ये जो है नदियाँ हैं तब तक क्या है, जीवन है, क्योंकि जल ही जीवन है। और इसी सिंधु घाटी के मैदान में विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ है। सभी लोग जानते हैं कि सिंधु गंगा के मैदान में ही विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का विकास शुरू हुआ था। तो अब हम जो है आगे पढ़ने वाले हैं उत्तर के जो विशाल मैदान के बारे में, जो कि इन नदियों के द्वारा निर्माण किए गए हैं। तो आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जो है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी। आई होप आपको पूरी तरह से वीडियो जो है समझ आ चुका होगा। तो वीडियो को लाइक करें और इसको बहुत अधिक मात्रा में अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये वो जो लोग हैं वो भी इस बात को अच्छी तरीके से समझ सके। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो को लेकर, इसी प्रकार के टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।